हेलो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग लाइट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लाइट से जितने भी रिलेटेड टर्म हैं मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं लाइट होती क्या है। ठीक है, लाइट के बारे में हम लोग डिफाइन करते हैं। लाइट, डेफिनेशन ऑफ लाइट। लाइट इज अ form of energy which enable us to see the object। लाइट जो होती है वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो हमारे आसपास में मौजूद है। ठीक है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट दैट प्रेजेंट अराउंड अस। लाइट से रिलेटेड टर्म नेक्स्ट है, हम बात करेंगे रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, ए सिंगल नैरो path of light is called ray of light। A single narrow path of light is called ray of light। लाइट का जो सिंगल नैरो पाथ होती है उसको हम लोग रे ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ये देखिए, ये लाइट का सिंगल नैरो पाथ है, इसी को हम लोग रे ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये भी है आपका लाइट का नेक्स्ट टर्म है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, a bundle of ray of light which are parallel to one another is called parallel beam of लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये भी लाइट का ही टर्म है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइट का जो रे ऑफ लाइट होता है वो बंडल होता है, यानी कि बहुत सारे बंडल रे ऑफ लाइट होती है जो एक दूसरे के पैरेलल होता है। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, उसको हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये देखिए रे ऑफ लाइट है, तो ये रे ऑफ लाइट मतलब बहुत सारे लाइट के रे का समूह जो होती है ना, उसको हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ये देख सकते हो आपकी रे ऑफ लाइट है, एक दूसरे के पैरेलल है और ये बंडल है, यानी एक समूह है, रे का समूह है ना, लाइट के रे का समूह है और जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, इसको हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताया था रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं और इसको हम लोग इस तरीके से है जो कि डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपका कन्वर्जेंट रेज। ये कन्वर्जेंट रेज दो टाइप्स के रेज होते हैं। अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे कि रे ऑफ लाइट होती है, दो तरीके का रेज होता है, एक कन्वर्जेंट रेज होता है और दूसरा होता है डाइवर्जेंट रेज होता है। ठीक है, कन्वर्जेंट रेज ऑफ लाइट हम लोग उसको बोलेंगे जब एक पॉइंट से, है ना, जब एक पॉइंट से सोर्सेस ऑफ लाइट से जब एक पॉइंट पे जा करके
है मीट करता है, तब हम लोग उसको कन्वर्जेंट रेज ऑफ लाइट बोलेंगे। डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट अलग होती है जब एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट का मतलब ही होता है बिखराव, ठीक है, और कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि सोर्सेस ऑफ लाइट से आपस में आ करके एक पॉइंट में मिल जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट रेज। तो कन्वर्जेंट रेज को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, a ray of light which are not parallel to one another and which proceeds towards a point. Ray of light which are not parallel to one another and which proceed towards a point. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये देखिए, ये रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट है, बहुत सारे रे ऑफ लाइट है जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, बट एक पॉइंट पे जाकर के सिमट गया है, एक पॉइंट पे जाकर के मीट किया है, तो इसको हम लोग कन्वर्जेंट रेज ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट रेज ऑफ लाइट या कन्वर्जेंट रेज बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रे ऑफ लाइट किसी भी सोर्सेस से जब आता है, किसी भी सोर्सेस से जब आती है और वो एक जगह पे एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाता है, तब हम उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट रेज ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ते हैं डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट, ठीक है, डाइवर्जेंट रेज। डाइवर्जेंट रेज क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि कन्वर्जेंट रेज में सोर्सेस ऑफ लाइट से एक पॉइंट पे आकर के जब मिल रहा था, तब हम इसको बोल रहे थे कन्वर्जेंट रेज ऑफ लाइट। बस जस्ट इसका जो होता है वो अपोजिट होता है, ये एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में एक दूसरे के अनपैरेलल है, जो कि स्प्रेड आउट होता है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ए ray of light which are not parallel to one another and spread out from a point is called divergent rays। डाइवर्जेंट रेज, ये देखिए, ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, या मान लीजिए कि सोर्सेस ऑफ लाइट है, तो ये सोर्सेस ऑफ लाइट से ये डाइवर्ज करता है अलग अलग डायरेक्शन में, वो भी एक दूसरे के अनपैरेलल। तो ये सोर्सेस ऑफ लाइट है, इससे बहुत सारे रेज ऑफ लाइट जब स्प्रेड हुआ अलग अलग डायरेक्शन में, वो भी एक दूसरे के पैरेलल, तब हम इसको डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है, एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना। जबकि कन्वर्जेंट जो होता है वो किसी भी सोर्सेस से एक जगह आकर के सिमट जाना। इधर से सपोज मान लीजिए रेज ऑफ लाइट आया, इधर से रेज ऑफ लाइट आया, इधर से रेज ऑफ लाइट आया, आकर के एक पॉइंट पे आकर के मिल जाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट रेज बोलते हैं। कन्वर्ज किया मतलब अलग अलग डायरेक्शन से आकर के एक जगह सिमट गया, दिस इज द कन्वर्जेंट। बट हेयर डाइवर्जेंट रेज, डाइवर्जेंट का मतलब हो गया कि एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में, है ना, स्प्रेड आउट करना, यानी किसी भी सोर्सेस से, किसी भी लाइट सोर्सेस से जो है एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में है स्प्रेड आउट करना है, दैट इज द डाइवर्जेंट। एंड डाइवर्जेंट रेज आर इंडिकेटेड बाय दिस एंड द
convergent rays are indicated by this and divergent rays are indicated by this। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग convergent rays of के बारे में बात कर लिए और यहाँ पे हम लोग divergent rays of के बारे में बात कर रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे convergent rays और divergent rays यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हम लोग लाइट से जो रिलेटेड टर्म मैं आपको बताया था, अब नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर। सो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती है। लुमिनस ऑब्जेक्ट हम लोग उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, लुमिनस ऑब्जेक्ट उसको हम बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट अपना लाइट खुद व खुद इमिट करता हो, दैट इज द लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट को। सोर्सेस ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग हमारे नेचर में दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, एक होते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट होती है और दूसरा होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होती है। लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ऑन लाइट it's called luminous object। लुमिनस ऑब्जेक्ट में भी देख सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लुमिनस ऑब्जेक्ट में भी एक नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट होती है और दूसरा जो होता है वो आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट होती है। दोनों लुमिनस ऑब्जेक्ट ही होते हैं, बट एक होते हैं नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट और एक होते हैं आपका आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। यहाँ पे नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट की बात बोला जाए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सन, आ जाएगा आपका स्टार, आ जाएगा। ये सभी है जो कि नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट है, बट लुमिनस ऑब्जेक्ट है, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट में भी नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट है। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं बल्ब हो गया, बल्ब हो गया आपका, और या बोल सकते हैं हम लोग फ्लोरोसेंट बल्ब, फ्लोरोसेंट बल्ब हो गया आपका, ये सब हो गया आपका ट्यूब लाइट हो गया। ठीक है, तो ट्यूब लाइट आपका, ट्यूब लाइट, फ्लोरोसेंट बल्ब और ये बल्ब, ये सभी है जो कि आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट, ये आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट है। और ये दोनों हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। तो ये है तो सारे हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट ही है, बट सन और स्टार जो है वो नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट है, वाइल बल्ब, फ्लोरोसेंट बल्ब, ट्यूब लाइट ये है लुमिनस ऑब्जेक्ट है, बट उस लुमिनस में भी है आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हम लोग किसको बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट के पास अपना लाइट नहीं होता है बल्कि वो किसी दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्शन के द्वारा वो इमिट करता है, दैट इज द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए मून जो हो गया आपका नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मून के पास अपना लाइट नहीं होती है, और ये नहीं होता है तो सन का जो लाइट उस पर फॉल्स होता है, मतलब पड़ता है, तो उस लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर करके है हमारे अर्थ पर है सेंड करता है। तो उसके पास तो अपना लाइट होती नहीं है, बल्कि वो सन के लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर करके हमारे अर्थ तक पहुंचाता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्योंकि वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना लाइट नहीं होती है बल्कि किसी दूसरे सोर्सेस ऑफ लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता हो, तो हम लोग उस केस में बोलेंगे कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, the object which do not emit their own
light is called non-luminous object. non-luminous object वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना लाइट नहीं होती है बट वो किसी दूसरे सोर्सेस ऑफ लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता हो, हम लोग उसको बोलेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में भी हम लोग अगर नेचुरली तौर पे देखा जाए तो हम लोग मून को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो उसके पास अपना लाइट होती नहीं है। अगर आर्टिफिशियल में देख सकते हो तो आप इसको ले सकते हो, वुड हो गया, ठीक है। वुड के बाद आप बुक्स वगैरह भी ले सकते हो, बुक्स वगैरह भी यहाँ पे आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल है आपका नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं हमारे नेचर में अकॉर्डिंग टू द पासेस लाइट थ्रू देम, उनके अकॉर्डिंग हम लोग देखा जाए तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है कि कितना अमाउंट में कौन से ऑब्जेक्ट को कितना अमाउंट में लाइट है, कौन सा ऑब्जेक्ट अपने से पास करता है, उसके अकॉर्डिंग है ऑब्जेक्ट को अलग अलग कैटेगराइज किया गया। जैसे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ये तीनों कैटेगरी में सारे ऑब्जेक्ट को जो हमारे आसपास में मौजूद है उन सारे ऑब्जेक्ट को इन तीनों कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, ट्रांसपेरेंट में, ट्रांसलूसेंट में और ओपेक में। क्यों? क्योंकि हर ये कैटेगराइज तो किया गया है बट कितना अमाउंट में कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट अपने से पास होने का अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग है बहुत सारे ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज किया गया इन तीनों कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हम लोग किसको बोलेंगे, इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट विच allow light to passes through them is called ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने से लाइट को पास होने की अनुमति देता हो, अलाउ करता हो, दैट इज द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पासेस थ्रू देम इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ये ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं कंप्लीटली, इसको आप इस तरीके से और है डिफाइन कर सकते हो कंप्लीटली। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम इसका अगर बात करें तो ग्लास हम लोग बोल सकते हैं, इसमें एयर बोल सकते हैं, है ना, वाटर भी बोल सकते हैं। these all are the example of transparent object, ठीक है। तो ग्लास के द्वारा भी है लाइट कंप्लीटली पासेस करता है, एयर के द्वारा भी लाइट कंप्लीटली पास करता है, वाटर के द्वारा भी लाइट है कंप्लीटली पास करता है, ठीक है। तो ये सभी जितने भी आप एग्जांपल देख रहे हो ये सभी जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट टर्म हम लोग देख लेते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट the object which allow light to passes through them partially is called translucent object। Translucent object, the object which allow light to passes through them partially is called translucent object, ठीक है। मतलब वैसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट तो पास होती है बट कंप्लीटली पास नहीं होता, थोड़ा थोड़ा लाइट है पास करने का अलाउ करता है, दैट इज द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे वैक्स पेपर हो गया, है ना, वैक्स पेपर वगैरह की बात अगर किया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। जैसे वैक्स पेपर हो गया,
ठीक है, वैक्स पेपर हो गया, या हम लोग बोल सकते हैं कॉटन क्लॉथ वगैरह देखते होंगे आप, कॉटन क्लॉथ वगैरह का भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। चलिए मैं आपको बता दिया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, अब बचा है उसमें से ओपेक ऑब्जेक्ट बचा है। ओपेक ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते किसको है? ओपेक ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जो अपने से लाइट को पास होने ही नहीं देता है, उसको हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हमारे नेचर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट मौजूद है, मैं आपको पहले भी बताया, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है और ओपेक ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट उसको बोलते हैं जो अपने से कंप्लीटली लाइट को पास करता हो। मैं आपको डेफिनेशन में बता चुका हूँ पहले। ट्रांसपेरेंट में कंडीशन है कंप्लीटली लाइट को वो पास करता है। ट्रांसलूसेंट में आपका कंडीशन है कि उसमें पार्शियली यानी थोड़ा सा लाइट को पास करता है, जबकि ट्रांसपेरेंट में हम बताएं आपको कि कंप्लीटली लाइट को पास करता है, जबकि ओपेक ऑब्जेक्ट में कुछ भी लाइट को पास करने नहीं देता है। वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने से लाइट को पास होने नहीं देता है उसको हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ओपेक ऑब्जेक्ट का हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ टू लाइट passes through them is called opaque object। वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने से लाइट को पास होने नहीं देता है उसको हम लोग बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, और भी मेटल वगैरह जैसे आपका आयरन हो गया, आयरन ऑब्जेक्ट हो गया, ये सभी हम लोग बोल सकते हैं आप ओपेक ऑब्जेक्ट। तो वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने से लाइट को पास होने का अलाउ ही नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे वुड अगर देखा जाए तो वुड को हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में हम लोग कैटेगराइज किए हैं, क्योंकि वुड जो होती है वो अपने से लाइट को कुछ भी नहीं, ठीक है, ना कंप्लीटली करता है ना पार्शियली करता है, तो इसको हम लोग है ओपेक ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में कैटेगराइज करके रखे हैं। या आयरन ऑब्जेक्ट कोई भी देख लीजिए, कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आयरन ऑब्जेक्ट को भी हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में रख सकते हैं। उसके बाद प्लास्टिक को भी हम लोग रख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये याद रखेंगे प्लास्टिक में भी अलग अलग होता है। अगर देखा जाए तो क्लियर प्लास्टिक, अगर देखा जाए तो क्लियर प्लास्टिक को हम लोग ट्रांसपेरेंट में रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको जरूर बताया हूँ प्लास्टिक, ठीक है, लेकिन अगर क्लियर प्लास्टिक की अगर बात किया जाए तो वो ओपेक में नहीं आएगा बल्कि वो ट्रांसपेरेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग हम लोग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिए ऑब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू लाइट पासेस थ्रू देम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, फर्स्ट पॉइंट में अगर देखा जाए तो लाइट के बहुत सारे प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, लाइट जो होती है वो ट्रेवल करता है, ठीक है, किसमें? तो विदाउट मीडियम। लाइट जो होता है वो बिना मीडियम के ट्रेवल करता है। ठीक है, लाइट डज नॉट नीड टू मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट इट, वाइल साउंड needs to material medium to propagate from one place to the another place। लाइट को कोई भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि साउंड को है मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। इसी कारण है, देख सकते हो आप कि सन से हमारे अर्थ पे लाइट है इजली वे में पहुंच पाता है, क्योंकि बीच में एटमॉस्फेयर के ऊपर है, कुछ है ही नहीं है, तो वहाँ पे भी मतलब बोल सकते हैं कि लाइट जो होती है वहाँ से हमारे अर्थ पर आता है, बट वहाँ पे तो कोई मीडियम है नहीं। अब बीच में एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पे तो मीडियम है, बट यहाँ से तो चला आएगा, बट ऊपर से तो सन से हमारे अर्थ पे जब आ रहा है लाइट, तो देख सकते हो वहाँ पे कि मटेरियल मीडियम वहाँ पे नहीं है बट एटमॉस्फेयर में है। ठीक है,
तो फिर भी हमारे अर्थ पे लाइट पहुंच पाता है। तो लाइट को जो होता है कोई भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है प्रोपेगेट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हम लोग फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं, लाइट डज नॉट नीड टू light does not need to material medium to propagate. It travels without any मीडियम। लाइट को किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये इजली वे में बिना मीडियम के भी वो ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरे जगह। सो लाइट डज नॉट नीड टू मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट एंड इट ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट का जो स्पीड होता है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। या तो बोले हम लोग एयर में बोले या तो बोल सकते हैं वैक्यूम में, ठीक है। तो वैक्यूम उस प्लेस को बोलते हैं जहाँ पे एयर मौजूद ही नहीं होता है। ऐसे देखा जाए तो एयर को भी हम लोग वैक्यूम बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड का जो लाइट का जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। लाइट का जो देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, इट ट्रेवल इन a straight path. This property of light is called the rectilinear propagation of light. It travel in a straight path and this property of light is called the rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light उसको बोलते हैं जब लाइट है ट्रेवल करता है स्ट्रेट पाथ में। ये आप पहले से भी पढ़े होंगे कि लाइट का जो एक प्रॉपर्टी होती है, जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, और जब लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है उस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ नॉट इन कर्व पाथ। ओके, नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट differ when medium change. स्पीड ऑफ लाइट डिफर व्हेन मीडियम चेंज। अगर मीडियम आप चेंज करते हो तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो भी चेंज होता है। अब रेयरर मीडियम दो टाइप का मीडियम होता है देखा जाए तो, लाइट के अकॉर्डिंग रेयरर मीडियम होता है और आपका क्या होता है डेंसर मीडियम होता है। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम होता है तो लाइट का जो स्पीड होती है वो चेंज करेगा अगर मीडियम चेंज होगा तो, यानी रेयरर मीडियम अलग हो गया और डेंसर मीडियम अलग हो गया। अगर रेयरर से डेंसर हो गया तो आपका स्पीड ऑफ लाइट आपका डिक्रीज करेगा, बट डेंसर टू रेयरर होगा तो स्पीड ऑफ लाइट है जो कि आपका इंक्रीज करेगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ light decreases
when it travel from rarer to denser and increases denser to rarer। अगर रेयरर से डेंसर की ओर जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिक्रीज करेगा, जबकि अगर डेंसर टू रेयरर जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट है जो कि इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे रेयरर और डेंसर होता क्या है? रेयरर हम लोग उस प्लेस को बोल सकते हैं जहाँ पर मोलिक्यूल्स जो होगा मीडियम का, है ना, वहाँ पे फार अवे टू ईच अदर होगा, यानी रेयरर में जो मोलिक्यूल्स जो होती है वो थोड़ा दूर दूर पर होता है, जिसके कारण स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाता है। और डेंसर मीडियम हम लोग बोल सकते हैं कि जहाँ पे डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स बहुत ही क्या होगा, क्लोज होगा, एक दूसरे के क्लोज होगा, तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो मीडियम होगा वो डेंसर मीडियम होगा। तो डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम दोनों अलग अलग है। डेंसर मीडियम में जो पार्टिकल्स जो होंगे, है ना, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल जो होगा डेंसर में वो काफ़ी क्लोज होगा, एक दूसरे के क्लोज होगा, ठीक है। जबकि आप रेयर मीडियम में देख रहे थे, रेयर मीडियम में मोलिक्यूल जो था वो एक दूसरे के क्या होगा, फार अवे होगा। तो रेयर में एक दूसरे के फार अवे होगा, यानी जो मोलिक्यूल्स होगा वो दूर दूर पर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेयर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, वैसे सॉलिड और लिक्विड में पढ़े होगे, ये देखिए ये मोलिक्यूल्स है, ठीक है, तो ये मोलिक्यूल्स है, तो इसके जो मोलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड है यानी डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मोर, बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल्स का जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेंसर मीडियम, ठीक है। और यहाँ पे भी पार्टिकल्स तो होगी, एक दूसरे के क्लोज होगा, बट यहाँ पे तो पार्टिकल्स होगी बट एक दूसरे से दूर दूर पर होगा, ठीक है, दूर दूर पर होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेयरर मीडियम, ओके।